अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। तो आज की सुबह इसलिए बहुत अच्छी है कि आज जो हम आपको खबर देंगे वो सुबह में ही बहुत अच्छी लगेगी आप सबको। और वो ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल प्राइस की कीमतों में 15 रुपए की कमी कर दी। और सिर्फ पेट्रोल प्राइस ही नहीं, हम देख रहे हैं कि डीजल की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी जो है वो दे दी है। और ओकरा ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी प्राइम मिनिस्टर को इरसाल की थी, जिसके बाद फैसला ये लिया गया कि जो पेट्रोल है उसे 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी कर दी जाएगी। और इसकी जो अब नई कीमत है वो 273 रुपए 10 पैसे मुकर्रर कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी की गई है। और अब हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 161 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी के तेल की बात करें तो उसकी कीमत में भी 9 रुपए 86 पैसे फी लीटर की कमी की गई है। और मिट्टी के तेल की नई कीमत जो है वो 173 रुपए 48 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इन तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों का इतलाक है वो रात 12 बजे से हो चुका है। और हम देख रहे हैं कि कीमतों में कमी, जो आलमी मंडी में तेल की गिरती हुई कीमतें हैं उसके समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए ये इकदाम मौजूदा हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, जिनको अभी जा रहा है कि अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो फिर महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। बट अब मेक श्योर ये करना होगा ज़रियाब, जो बात हम पहले भी करते रहे हैं, कि अब तकरीबन 15.5 रुपए जो फी लीटर कमी की गई है उसके बाद जब हम दूसरी अशिया खुर्दनोश की बात करते हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए। बिजली के जो बिल्स हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो हमारे बिलों में लग के आ रही हैं, उसका भी कोई हल निकालना चाहिए। और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उन्हें इस हवाले से फाल होना है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ती हैं तो रेट्स चीज़ों के बढ़ते हैं। अब जब ये कीमतें कम हो रही हैं तो उस तरह से उन तमाम कीमतों को नीचे भी आना चाहिए। 15 रुपए कोई मामूली कमी नहीं है। अगर एक एतबार से देखा जाए, यहाँ तो 2 या 3 रुपए भी बढ़ रहे हों पेट्रोल प्राइस की कीमतों में, तो दूसरे या तीसरे रोज हम लोग सब्जी वालों को या फिर दीगर लोगों को ये कहते हुए सुन रहे थे कि बाजी महंगाई इतनी होगी, देखे ना कल 2 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए गई है। वो तो वहां पर 2 रुपए के इजाफे के बाद वो 200 रुपए अपनी चीजों में बढ़ा देते हैं, चाहे आप कपड़ों की खरीदारी के लिए चले जाएं या फिर किसी और काम के लिए चले जाएं। तो 15 रुपए की कमी मायने रखती है। तो ऐसे में हमारे बिल्कुल प्राइस कंट्रोल कमेटियों को थोड़ा सा अपने गवर्नेंस के मयार को बेहतर बनाना होगा ताकि ये रिलीफ बाकायदा तौर पर आवाम तक पहुंचे। और जो एक पॉइंट आपने रेज किया कि जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी कमी वाकई होनी चाहिए बिजली के बिलों में, क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो अमाउंट हमारे बिलों में लगकर आती है इजाफी रकम, उसका खात्मा उतने ही 15 रुपए होना की उस कीमत से ज्यादा आ रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उस पर भी अब मेरा ख्याल है नजरसानी करने की जरूरत है। और आगे चलकर प्रोग्राम में हम इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। और एक और खबर है जो कि ज्यादा अच्छी नहीं है। आपने सोचा कि अच्छी खबर मैं दे दूं, ज्यादा अच्छी ना खबर आप दे दें। बुरी खबर भी है ये, और इस हवाले से हम सबको भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो गर्मी में इजाफा है अब वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की निशानदही कर रहा है। आलमी मौसमियाती माहिरीन वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप की जानिब से गर्मी में इजाफे पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से एशिया में अप्रैल में पड़ने वाली शदीद गर्मी की सूरत हाल बदतर हुई है। अप्रैल में 15 दिन की जो गर्मी की लहर है वो इंसान की तख्लीक करदा ग्लोबल वार्मिंग के असरात की वजह से हुई है। तो इस रिपोर्ट में ये चीज़ें बड़ी खुलकर बताई गई। और ये ग्लोबल वार्मिंग वही है जिसके हवाले से मैं कल भी जिक्र कर रही थी कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमने अपने इर्द गिर्द कौन कौन से प्लांट्स को लगाना है, घर के अंदर कौन से होने चाहिए, हमारी क्यारी में कौन से पौधे लगने चाहिए। तो जब तक हम लोग अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर नहीं रखेंगे तब तक कि ग्लोबल वार्मिंग के जो असरात हैं वो मजीद बढ़ते चले जाएंगे। एनीवेज प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अभी टॉप स्टोरीज को शामिल करें। चीन और पाकिस्तान के दरमियान बीजिंग में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का 5वां दौर हुआ, जिसमें दोनों ही ममालिक ने एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, जोग्राफियाई सरहदों की हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई है। और इसके अलावा चीन की अगर हम बात करें तो चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और मसला कश्मीर पर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है और कहा है कि अपोजिशन अगर आइन की बालादस्ती में दिलचस्पी रखती है तो पीपल्स पार्टी मौजूद है, लेकिन अपोजिशन ये जानती है कि उसे किसके पांव पकड़ने हैं, इसलिए वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहती। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कह चुकी है कि किसी भी सियासी जमात से वो बात नहीं करेंगे, खासतौर पर पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से वो बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। बिल्कुल। और उधर बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मंजूर हो चुकी है और ये फैसला भी महफूज था, जिसे कल
बाकायदा तौर पर सुना दिया गया, जो कि बानी पीटीआई के लिए या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए एक बड़ा रिलीफ है। एनीवेज, वफाकी काबीना ने तोशाखाना तहाइफ के कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी है और कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर $3 से जायद मालिक का तोहफा अपने पास नहीं रख सकेगा। 9 मई के मुकदमात में नामजद सैकड़ों मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया है, जबकि पीटीआई ने 9 मई के मुकदमात में दहशतगर्दी की दफा चैलेंज करने का फैसला किया है। और दूसरी तरफ लगता यह है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो इंसाफ में ताखीर होने की वजह से खासे परेशान हो चुके हैं और इस परेशानी का अंदाजा उनके एक बयान से ऐसे होता है कि वो ये कह रहे थे कि 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनाएं या फिर हमें फौरी तौर पर सजाएं सुने। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी शख्सियत का ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा ही है। और इसके अलावा भी एक अपडेट है, पंजाब हुकूमत हतक इज्जत का नया कानून लाने वाली है और ये बात सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बताई है। और ये कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा और किस तरह से लागू होगा ये तो काफ़ी मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलावल भुट्टो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें आईना भी दिखा रहे हैं कि आप लोग तो पीपल्स पार्टी से भी बात नहीं करना चाहते, नून लीग के साथ भी नहीं बैठना चाहते। आप लोगों ने तो एक स्पेशल कमेटी बनाई हुई है जो कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ही, साथ ही साथ उन्हें सुना भी रहे हैं। एक तो ये है कि पीटीआई जो है वो आसपास के मुल्कों में भी और दुनिया भर में ये वाहिद सियासी तंजीम है जो सियासतदानों से मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखती है। उसके अपने परसेप्शंस हैं कि फलां से बात नहीं करनी है, फलां से बात करनी है, और जिनसे बात करनी है उनका आईनी किरदार मुतय्यन है, उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है, उनका ना किसी सियासी अमल से, ना सियासी इंतखाबात से, ना सियासी किसी भी किस्म के सियासी अमल से, इस्टेब्लिशमेंट जो भी हो उसका कोई वास्ता नहीं है। और ये बात करना चाहते हैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। असल बात यही है कि वो सियासत पर, सियासी अमल पर, आइन के आर्टिकल्स पर यकीन ही नहीं रखते हैं। तो सिर्फ ये माजी में ये देख चुके हैं कि सबको मार कर, लताड़ कर और सबको एक तरफ करके इनको लाया गया था। अब भी ये इसी तरह का मुक्का करना चाहते हैं कि जनाब सबको हटा दिया जाए मैदान से, फिर हमें ले आया जाए। इस तरह से वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। सिर्फ 2 शख्सियात का उन्होंने इशारा किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और DGISI। लेकिन लगारी साहब, मेरा सवाल यहाँ पे ये है, ताकि आप अपने तज़्ज़िये में इस पे भी कमेंट करते हुए गुजरिए, कि कल जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उन्हें दावत दी, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आईनी सियासत नहीं करती, वो अपने मफादात की ही सियासत चलें कर रही है या फिर वो तनाव की सियासत कर रही है। आपको नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो बानी पीटीआई के हवाले से भी गुफ्तगू फरमा रहे थे, इस तरीके से किसी तरह से भी किसी भी सियासी जमात को कैसे मुज़ाकरात की दावत दे सकते हैं? न करें मुज़ाकरात, उन्हें करने भी नहीं है। बात यह है कि उनको सिर्फ ये बताना लाजमी है कि भाई किसी भी मुल्क में जहाँ पर आइन की अमलदारी हो, वहाँ पर किसी भी इदारे का सियासी मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। ना मिलिट्री का ताल्लुक है, ना सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, ना अदलिया का ताल्लुक है। जो भी लोग इससे गैर मुताल्लिक है उनका कोई ताल्लुक नहीं मुज़ाकरात से। यानी ये बात किसी को बताने की जरूरत है? ये बात जो है बानी पीटीआई को या उनके रुफ़ा को बताने की जरूरत है? ये उन्होंने समझ में नहीं आता है कि बात किससे करनी है, क्योंकि तो वो मुज़ाकरात की बात ही क्यों कर रहे हैं? अगर सियासी जमातें ये बता भी रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात को वो कहते हैं कि किसी को तंग करना, किसी को टीज करना, जो चीज उनके इख्तियार में है ही नहीं, फिर वो ऑफर क्यों कर रही हैं? किसके इख्तियार में नहीं है? सियासी जमातों के नहीं, सियासी जमातें क्यों नहीं है उसके? तो फिर इख्तियार में है, तो आपको नहीं लगता कि उस इख्तियार को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? मैं इस बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ जो कि कल हम सभी ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पार्लियामेंट हाउस के अंदर देखी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इंतहाई माकूल अंदाज में बात की गई है, क्योंकि उनको ये बताना है कि भाई आप आईनी पार्टियों ना आइन पर बिलीव करते हो। ये तो तालिबान में उनमें क्या फर्क है, जो कहते हैं ना हम पार्लियामेंट को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, पाकिस्तान की रियासत को मानते हैं, ना रियासती इदारों को मानते हैं, वो तो किसी चीज को नहीं मानते। बिल्कुल ये वही है कि भाई मानते ही नहीं है किसी अमल को, ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ना सियासत को मानते हैं, ना सियासी जमातों को मानते हैं। ये तो अपने आप को मानते हैं, अपने अलावा किसी को मानते नहीं है। तो फिर ठीक है, अपने आप से मुज़ाकरात करें। या फिर ये चाहते हैं कि जनाब आकर आर्मी चीफ और DGISI उनके साथ मुज़ाकरात करें? क्यों भाई, किस लिए, किस बुनियाद पर, क्या वजह है? फिर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस का कोई किरदार सियासत में नहीं है और वो खुद कह चुके हैं कि जनाब हमने सारे अमल को छोड़ दिया है, तो हम उनको घसीट कर कहेंगे जनाब आइए हमारे साथ मुज़ाकरात कीजिए। लेकिन फिर लगारी साहब, जिस बंद गली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि फिर इस सिचुएशन से वो निकल पाएंगे अपने इस एटीट्यूड के साथ?
तो उनका अपना एटीट्यूड है ना, उनका अपना फैसला है, वो खुद ये चाहते हैं। मतलब उन्होंने इससे बहुत कुछ गेन कर लिया। उनका ख्याल है कि हम बहुत पॉपुलर हो गए, हम जो है हिटलर की तरह पॉपुलर हो गए। हिटलर जो है 30s में जो है वो समझता था कि मैंने सारी दुनिया को, बाद में क्या हुआ अब तक पता नहीं चला है कि हिटलर कहाँ गया है। और हिटलर के दिमाग जैसे लोग जो होते हैं उनका पता भी नहीं चलता है। और ये जो मकबूलियत की लहर है ना, ये बहुत ज्यादा देर पा नहीं होती है। देर पा वो चीज होती है जहाँ आप ठोस असूलों की बुनियाद पर खड़े। कौन से असूल हैं इनके, कौन से माशी असूल हैं, कौन से इक़्तिसादी असूल हैं, कौन से सियासी असूल हैं, किस असूल के तहत ये सियासत करते हैं। इनकी कोई असूल है ही नहीं सिरे से, तो उनके साथ कौन मुज़ाकरात करे। अगर उसूलों की सियासत हो रही है तो आपको लगता है कि उसूलों के साथ ही इंसाफ भी हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि शेरशी साहब भी ये कह रहे हैं कि इंसाफ मांग रहे हैं हम लोग। अगर आपको लगता है कि हम लोग मुजरिम ठहरे हैं तो हमें सजा सुना दी जाए, नहीं ठहरे तो जुडिशल कमीशन बनाकर जो है वो मामला क्या कहते हैं लेकर जाया जाए कि इंक्वायरी की तरफ के कौन जुर्म करने वाला है और कौन नहीं है। नहीं, वो तो नजर आ रहा है ना, कौन जुर्म करने वाला है नजर नहीं आ रहा है। जिना हाउस पर जिन लोगों ने हमला किया वो नजर नहीं आ रहे थे। 400 इंस्टॉलेशन पर नजर आने में और सबूतों के होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और क्या चीज होती है सबूत, किस चीज को कहते हैं? अभी तक सबूत पेश नहीं किए गए अदालतों में। भर के मुख्तलिफ ममालिक में ये जो कैमरे की शहादत है उसको माना जा रहा है। ये कैमरे की शहादत जो है इसको कौन इनकार करेगा, जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं। ये वो नहीं है कि जिसको मैनिपुलेट किया जाए, ये डायरेक्ट लाइव नश्र हो रहा है। जो कुछ भी था लाइव नश्र हो रहा था। ये जा रहे थे, ये आग लगा रहे थे, ये जला रहे थे, ये उखाड़ रहे थे मुजस्मों को, ये उखाड़ रहे थे। लेकिन यही तो अलमिया है लगारी साहब कि अगर ये तमाम सबूत मौजूद हैं तब 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, इस पर फाइनल वर्डिक्ट सामने क्यों नहीं आ रहा? हमारी शिकायत ही है, हमारी शिकायत स्टेट से। स्टेट ने इन्वेस्टिगेशन, उसका अपनी जिम्मेदारी थी कि इन्वेस्टिगेट करे, फिर उसके बाद उस पूरे अमल को जो है प्रोसिक्यूशन में ले जाए, फिर पूरे अमल में ट्रायल हो, ट्रायल के अंदर मुकदमा चले, मुकदमे बाद सजाएं हों, जो कुछ भी होना है सजाएं करनी है, ब्री करना है। ये सारा का सारा काम ये यहाँ की हुकूमत का था, सूबाई हुकूमत का, चाहे निगरान हुकूमत थी या ये हुकूमत है, इनका काम था ये इन्वेस्टिगेशन। कौन सी अदालतें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहे हैं? इन तमाम लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ FIR है उनकी इन्वेस्टिगेशन करके उनके चालान पेश किए जाए। चालान पेश करने के बाद इनका प्रोसिक्यूशन हो और इन पर मुकदमा चला जाए, जो भी फैसला हो वो कर दिया जाए। ठीक है लगारी साहब, एक और मामला है जहां हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत हत्या के इज्जत का नया कानून लाने वाली है। पीका तरमीमी एक्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं और ये बात सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने ही बताई है और यही कहा जा रहा है कि ये कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। अगर हम सहाफ़ियों के हवाले से बात करें, लाहौर प्रेस क्लब के हवाले से बात करें, तो तमाम लोग इस कानून के खिलाफ ही हैं। और आपको लगता है कि इससे जो सहाफ़ी हैं वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज वो होंगे, यानी कि हुकूमत तो फिर ये चाह रही है उन पर किसी किस्म की कोई भी तनकीद कोई भी ना कर सके? हुकूमत यही चाहती है, हुकूमत के अज़ाइम यही होते हैं हमेशा। जो भी हुकूमत होती है उसका ख्याल ही होता है कि किसी को बोलने ना दिया जाए, किसी को बात करने न जाए। और इनकी इज्जत होती है, सोसाइटी की इज्जत नहीं होती है, इंसानों की इज्जत नहीं होती है, हुक्मरानों की इज्जत होती है, हुक्मरान अशराफिया की इज्जत होती है, आम आदमी की इज्जत नहीं होती है, भूखे पेट आदमी की इज्जत नहीं होती है, नंगे पाँव आदमी की इज्जत नहीं होती है, जिसके पास लिबास नहीं है उसकी इज्जत नहीं होती है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं उनकी इज्जत नहीं होती है, जिनके बच्चों के लिए खाना नहीं है वो उनकी इज्जत नहीं होती है, जिनके बच्चों को दूध नहीं मिलता है उनकी इज्जत नहीं है। इज्जत सिर्फ अशराफ की है, अशराफिया की है, इनकी इज्जत है, इनका इसका जरूर ख्याल किया जाए। और कोई मीडिया आउटलेट जो बात ही ना करे किस बात के लिए कि आपकी इज्जत, अगर मैं ये कहूं कि आपने इतना ऐसा लिबास पहन रखा है, इसमें आपकी इज्जत कहां से चली गई? ये कौन सी चीज है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? हुक्मरान हर मामले में अपने आप को जो है कवानीन का आसरा लेकर लोगों को शटअप कॉल देते हैं। ये मीडिया को और सोशल मीडिया को शटअप कॉल दी जा रही है, यही हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकेंगे। अब तक के जनरल अयूब खान के कवानीन ने क्या किया, याह्या खान के कवानीन ने क्या किया, मुशर्रफ के और ज़ियाउल्लाह के कवानीन ने क्या किया, हमारे साथियों को कोड़े मारे गए, लेकिन कौन भाग आए इस सारे अमल से? ये चाहते हैं कि लोगों के जुबानें काट दी जाएं, लोगों को बोलने ना दिया जाए। ये हमारी हुक्मरान अशराफिया है। पंजाब गवर्नमेंट के पास क्या इशू है कि वो लोगों की जुबानें काटना चाहती है, लोगों के साथ बात नहीं करना चाहती है। आप रेगुलेट करेंगे, मीडिया आपका पैसे पहले ही रेगुलेटेड है और ये नहीं है आपका पैमरा किस लिए बना हुआ है। और पैमरा जो है जब फैसले करता है तो साफ लग रहा होता है कि बायसनेस से फैसले हो रहे हैं, तो हमेशा ऐसा होता रहा है। अब आप ये कवानी लगाएंगे, लोगों के ऊपर थोप देंगे कि जी आपके इस ट्वीट का ये मतलब निकलता है।
आपके इस फेसबुक पर जो आपने बात की इसका ये मतलब निकलता है, लिहाजा आप पर हम मुकदमा कायम कर रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा ना कि पैमरा भी उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से उसे करना चाहिए। हम बहुत सारे मामला पर ऐसे देखते हैं कि तज्जियाकारों के हवाले से भी कुछ चीजों में मुमानियत है कि वो इतनी बात कर सकते हैं, वो इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की सबसे पॉपुलर वेबसाइट जो एक्स है, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले कोई 3-4 माह से वो बिल्कुल बंद पड़ी है। लोग नहीं अपना जो यूं कह लीजिए कि इज़हारे इजी एक्सेस नहीं है, बिल्कुल ऐसी नहीं है। तो इसके बावजूद अब पीछे क्या रह जाता है, किस चीज पे पाबंदी लगेगी? वो हर आदमी की जुबान बंद कर देना चाहते हैं, बल्कि काट देना चाहते हैं। वो लोगों के हाथ से वो इंस्ट्रूमेंट छीन लेना चाहते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से लोग अपने इज़हार ख्याल करते हैं। शदीद तरीन मुखालफिन की भी हम नहीं, मैं रोजाना मुझे गालियां दी जाती है, इसका मतलब ये है कि मैं जाकर हथियार ले लूँ, उसके बाद नहीं होना चाहिए। हमें अखलाक के दायरे में रहना चाहिए, हमें भी रहना चाहिए। लेकिन क्या स्टेट जिन चीज़ों पर कदगन होनी चाहिए उस पर लगाना चाहते हैं? नहीं, वो सिर्फ अपने ऊपर होने वाली तनकीद करने वालों का मुंह बंद करना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई नियत नहीं है। कौन सी चीजें जो सोशल मीडिया पर चल रही हो, कभी एतराज हुआ है? कितनी चीजें काबिल एतराज हैं जो चल रही होती हैं और पर उन्होंने कभी एतराज किया है? ये तो 12 लोगों को, राय अम्मा को ये बंद करना चाहते हैं और उसको नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये हुक्मरानों की अपनी एक तरीकाकार है, ये आज से नहीं हमेशा से चला रहा है। ठीक है लगारी साहब, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स आने के बाद भी अब देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की वजाहतें भी सामने आ चुकी हैं और अब लग ऐसा ही रहा है कि आने वाले दिनों में अदालतों पर कुछ पिटिशंस भी डाली जाएंगी। प्रॉपर्टी लीक्स का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? जैसे हमने पहले देखा पैनामा लीक्स की अगर हम बात करें, किस तरह से मुल्क को डिस्टेबलाइज किया गया और उसको भी फिर बाद में ही कहा गया कि ये भी एक सहाफती प्रोजेक्ट ही था। तो अक्सर लोगों का फिर यही मानना है कि अब ये जो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स आई हैं, ये पाकिस्तान में जो एक सियासी सूरत हाल है उसको मजीद खराब करने की एक और कोशिश है। नहीं, मसला ये है कि एक तो ये है कि लोगों की वहां पर जायदादें हैं, बिल्कुल उनसे पूछे जाना चाहिए, मनी ट्रेड लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ सियासतदान है क्या, आप बाकी जो शोबों के लोग हैं उनके साथ आप बात करें ना। ये थोड़ी है पाकिस्तान के 400 अरब डॉलर के जो लोगों का लगा हुआ है उसमें से 12 अरब पाकिस्तानियों के लगे हुए हैं। तो पाकिस्तानी जो हैं उनसे आप मनी ट्रेड लेना हर आदमी से। भाई साहब, आप ये पैसे कहाँ से लाए थे, किस तरह से जाकर आपने ये खरीदा था, कौन से आपके वसाइल थे जिनसे आपने जाकर ये सब कुछ हासिल किया दुबई में जाकर। और बहुत से लोगों के जाहिर भी नहीं हुए अभी तक, मुझे जिनका हमें मालूम है कि उनकी जायदादें हैं, वो नहीं है। सिर्फ सियासतदानों को लिया गया और वो भी चंद एक सियासतदानों को लेकर और टारगेट किया गया है और आइंदा भी यही होगा कि टारगेट किया जाएगा। असल में टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है हमारा मीडिया। ये डॉन ने और डी न्यूज ने, इन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डाला है और ये किया। पहले भी हमारे दोस्त थे उमर चीमा जिन्होंने ये सारा कुछ किया था, उसका नतीजा क्या निकला? सिर्फ नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, वो भी जबरन ज्यादती के साथ। लेकिन फिर भी आज तक मालूम नहीं हो सका कि एवनफील्ड रेफरेंस में वो प्रॉपर्टी किसकी थी। वो पूरी सजा अपनी उन्हीं फ्लैट्स में काट कर आए हैं। वो जाहिर है आपके सामने की बात है और वहीं पर रहे हैं वो, और वहां से आए हैं तो आबरूमंद होकर आए हैं। आप कर क्या लेते हैं अशराफिया, क्या बिगाड़ लेते हैं? क्या आपने वो मनी ट्रेल ले ली जो वहां से ले रहे थे? आपने नाहल उसकी बुनियाद पर किया ही नहीं था। आपने किया था कि जनाब इनके पास एक इकामा था, या ये था कि जनाब वो जो है अपना बेटे से 10,000 रियाल तनख्वाह लेने का जो है उनका एक वो लेटर बना हुआ था, इस बुनियाद पर आपने नाहल करार दे दिया था। और जनाब आपने पूरे का पूरा वजन डाल दिया था उसके ऊपर। हमारी इंतहाई काबिल एहतराम अदालत उज़्मा को इस्तेमाल किया गया था और वो जो है पूरे अमल में हटावल दस्ते का काम कर रही थी, क्योंकि आप हटाना जब लाना चाहते थे फिर वही हुआ कि आपने जनाब सबको कहा कि ग्रीन झंडियां सारे लेकर खड़े हो जाओ। सब लोग ग्रीन झंडियां लेकर खड़े होते, आइए आइए, वेलकम वेलकम, सब वेलकम कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि आपका ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। इस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हम डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड कायम कर रहा होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी है वो मुआशी आशारियों में बेहतरी की निशानदेही करती है, लेकिन दूसरी ही तरफ स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट पाकिस्तानी मईशत की कैफियत में इस बात की तरफ इशारा किया है
कि गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल मुल्क की मईशत पर मनफी असर डाल रही है, जो कि हम हमेशा कहते हैं। ये अभी स्टेट बैंक भी कह रहे हैं। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान 6 से 8 अरब डॉलर के नए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, जो कि 2 हफ्तों तक जारी रहेंगे। ताहम इस जायजा मिशन ने तखमीना ये लगाया है कि टैक्स पॉलिसी और नफाज में 7,000 अरब रुपए का खला मौजूद है, और IMF ने भी मौशी बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही, और गरीब आदमी को टारगेटेड सब्सिडी देने पर भी इत्तफाक किया गया। और इसके साथ साथ IMF जायजा मिशन के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर है वो भी जारी है, जिसमें वजारत तवानाई की जानिब से बिजली मजीद 7 रुपये फी यूनिट तक महंगी करने की यकीन दहानी करवाई गई है। अब नॉन टैक्स फाइलर्स के इर्द गिर्द घेरा तंग करने के लिए नई स्कीम तो आ ही चुकी है। 5,70,000 से जायद नॉन फाइलर्स की फहरिस्तें जारी की गई हैं और उन पर इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने तक 90% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा। स्कीम से नॉन टैक्स फाइलर्स के पास टैक्स नेट में आने के सिवा कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहेगा। बजट की तैयारियों के हवाले से बात करें तो बजट की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और बजट के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। आइंदा बजट में ताजिर दोस्त ऐप में शामिल ना होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी तजवीज़ दी गई है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने PIA की निजकारी के हुकूमती फैसले को गैर आइनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने PIA की निजकारी के खिलाफ एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया के लिए। हुकूमत ने IMF को 7 रुपये फी यूनिट बिजली महंगी करने की यकीन दहानी कराई है। अभी सुबह सुबह हमने एक अच्छी खबर शेयर की थी कि पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे सस्ता हुआ है। दूसरी तरफ जब हम इस तरह की खबरें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हुकूमत आवाम के जज्बातों के साथ खेल रही है और जो IMF के साथ नया प्लान या जो प्रोग्राम फाइनल किया जा रहा है उसके बाद फिर महंगाई का एक नया तूफान आएगा। देखिए, पहले यह है कि हमें कुछ बुनियादी हक़ाइक़ समझने होंगे और पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि हर वक्त IMF के आदाद व शुमार को इतने खुश ना हुआ करें, ना उनसे परेशान हुआ करें। मैंने आप पहले भी कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान टैक्सों की मद में 22,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है, जो जितना करना चाहिए उससे 22,000 अरब रुपया एक साल में। चलिए, आप ना माने उस बात को, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा वो तो आप दोहराइए ना। उन्होंने ये कहा है कि FBR जो है 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है जितना उसको करना चाहिए। अब मैंने 22,000 जो कहा था पूरे पाकिस्तान का कहा था, कई हफ्ते पहले कहा था। ये जो 15,000 अरब उन्होंने कहा है ये सिर्फ FBR का है, इसमें सूबों के दूसरे शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पाकिस्तान की मुफाद अजीज है, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की आवाम की, तो शहबाज शरीफ साहब की फिगर को पकड़ लें, 15,000 अरब रुपया सालाना टैक्सों की वसूली। दूसरा, उन्होंने बताया है कि 550 अरब रुपया जो है वो बिजली के जो चोरी हो जाती है, बिलों की अदायगी नहीं होती, उसके बाद जो है वो ट्रांसमिशन के लॉसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं, जो आप आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं, जिसका आवाम को नहीं करना चाहिए। तो ये 580 अरब रुपया रोकना और ये 15,000 अरब रुपये जो खुद कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल यहीं पर ले लीजिए कि वो कौन से सेफ्टी इकोनॉमी मेजर्स हैं कि जिनको पूरा करते हुए हुकूमत जो है वो ये टैक्स खसारा पूरा कर सकती है। जरूरी नहीं है कि आम आदमी पर ही टैक्स लगाया जाए, सैलरी क्लास बंदे पर ही टैक्स लगाया जाए, कुछ डिफरेंट एवेन्यूज भी ऐसे होंगे कि जहां से जो हुकूमत है वो ये टैक्स कलेक्ट कर सकती है। बिलाशुबा, पहले तो ये जो ड्रामा फाइलर नॉन फाइलर विद होल्डिंग टैक्स, ये ड्रामे सारे ये सारे जो है ना गलत है। मैं आपको बता दूं, ये कोई 20 साल से हम ड्रामा सुन रहे हैं। काम सिर्फ एक ही करना है, सिर्फ एक करना है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, विद होल्डिंग टैक्स नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि 10 लाख रुपया सालाना मुकर्रर कर दें आप आमदनी, इस वक्त 6 लाख है। मैं ये चाहता हूँ कि 10 लाख कर दें। 10 लाख रुपए सालाना से कम जिसकी आमदनी है उससे कोई टैक्स, इनकम टैक्स ना लिया जाए। अभी 6 लाख से कम पे नहीं लिया जाता। महंगाई बढ़ गई है, मैं 10 लाख कहता हूँ, मगर फिर एक कानून बन जाए, जिस आदमी को पाकिस्तान में रहना है और जिसकी आमदनी से 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है, उसको टैक्स, इनकम टैक्स देके गोशवारे दाखिल करने पड़ेंगे। अगर नहीं करता
तो हुकूमत उनको दहशतगर्द करार दे और उनसे वसूल कर ले। इसलिए कि मुझे मुल्क को बचाना है, मुझे आवाम को बचाना है, अपनी सलामती बचानी है, उन करोड़ों लोगों को बचाना है जो गुर्बत के लकीर से नीचे हैं, उन 26 मिलियन बच्चों को स्कूल भेजना है जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है जो स्कूल ही नहीं जा रहे, हालांकि आइन कहता है 25 अलीफ के जाना चाहिए। तो बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, GST बढ़ा दें। अभी IMF ने कहा जी आप पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता बढ़ा दें। देखिए पेट्रोलियम लेवी जो है वो तो टैक्स नहीं होता ना, उस पर सूबों को हिस्सा नहीं मिलता है तो भत्ता है, अगर टैक्स होता तो फिर सूबों को हिस्सा मिलता। वो किस बात में ले रहे हैं? तो वो तो 1100 अरब की बनने की बात कर रहे हैं। और अभी जो रज़ा रब्बानी ने बात की है वो उससे ज्यादा अहम बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मर्जी के बगैर आप असासे नहीं बेच सकते। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें सूबे हैं, वफाक है, तो हर चीज़ में आप चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जाएगा, उनसे ये कहा जाएगा कि जनाब ये चीज़ है, आप बताइए आप इसके लिए तैयार हैं। जब चारों सूबे मंजूरी दे दें तब आप कौमी वसासा बेच सकते हैं। ये सिर्फ वफाक का नहीं है इस्लामाबाद का, ये पूरे पाकिस्तान का है। तो लेकिन डॉक्टर साहब शहबाज शरीफ साहब अब कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि जो तमाम स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा जितने भी इदारे हैं उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। अलीम खान इस हवाले से कह चुके हैं 26 ऐसे इदारे हैं जिनकी फहरिस्त तैयार कर ली गई है जिसमें सर फहरिस्त PIA है और ऑनियर ये कहा जा रहा है कि ये इदारे बेचे जाएंगे। तो किस तरह से फिर आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे मुखालफत कर रही है, आपको लगता है कि फिर ये मुश्किल होगा हुकूमत के लिए? नूरा कुश्ती है, अभी वो खुद ही कह रहा है कि मैं एहतजाज करूंगा। क्या पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल बेचने की कोशिश नहीं की थी? क्या पीपल्स पार्टी ने जो है वो यूनाइटेड बैंक बेचने की कोशिश नहीं की थी? आप याद करें, उन्होंने तो बेच दिया था। इफ्तिखार चौधरी ने, वो गलत फैसला था जो भी था, बहरहाल वो पाकिस्तान स्टील को कालेदम करार दिया, वो गलत था, ये सही था, अलग है, लेकिन वो तो खुद करते रहे। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, ये सियासी खेल बंद कर दें। क्या ये कानून है कि नहीं कि कोई असासा नहीं बेच सकता जबकि चारों सूबों की मर्जी ना हो? उसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई गई है। अब बजाय इसके कि वो फोरम इख्तियार करें और हुकूमत से कहें कि जी आप ये वहां लेके आए, वो हुकूमत का हिस्सा है। उन्होंने तमाम आईनी ओहदे ले लिए हैं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर भी अपना आदमी लेके आए, सदर भी ले आए, तो क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो सूबा सिंध का है कि जनाब आप हमारी मर्जी के बगैर कैसे बेच सकते? PIA तो अब उन्होंने फैसला कर लिया है, मुझे पता है, अब वो बहुत लेट हो गया, गलत फैसला है बिल्कुल, लेकिन सवाल ये कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये कानूनी जिम्मेदारी है, उस पर कोई बात नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा सवाल एक ये भी है कि जहाँ पर हम मिसाके मुशीयत के हवाले से बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि हुकूमत में होने वाली दूसरी सियासी जमात हुक्मरान सियासी पार्टी की हर एक बात के ताबे हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि जहां हम लोग ये कहते हैं कि मिसाके मुशीयत के लिए हमें अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, तो ये प्राइवेटाइजेशन के मामले में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले सकेगी? आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन तो छोड़ ही दी एक तरफ। आप देखिए ये नूरा कुश्ती है, कोई निष्कारी के खिलाफ नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मगर मैं एक अहम बात बता रहा हूँ। मतलब यूं कह लीजिए कि कोई भी सियासी जमात ये मलबा अपने सर पर नहीं लेना चाहती, सिर्फ हुकूमत के कंधे पर बोझ डालकर ये बंदूक चलवाना चाहती है, या आवाम को बेवकूफ बनाना चाहती है, वो ज्यादा बेहतर है। मैंने अभी आपसे कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की थी कि बल्कि बेच दिया था स्टील मिल, आपको याद होगा ना, बेच दिया था उन्होंने। मैं आपको एक अहम बात बता रहा हूँ, किसी अहम मुल्क में ऐसा हो नहीं सकता था। हमारे वजीर खजाना ने ये कहा कि हम तमाम असासे बेचेंगे, स्ट्रेटेजिक असासे कोई चीज़ नहीं होती, उनके अल्फाज हैं, स्ट्रेटेजिक असासे कोई चीज़ नहीं होती, सब बेचेंगे। अब उनको खुदा के लिए कौन बताए कि स्ट्रेटेजिक असासे होते हैं? पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान की पॉलिसी है, अहम और हसास इदारे नहीं बेचे जाएंगे। और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वजारत दफा को पूछे बगैर आप ये कैसे, आपकी क्या भाई वजारत दफा मौजूद है, वो आपको बताएगा कि मेरे मुल्क के लिए क्या हसास है क्या नहीं है। जब एक पॉलिसी फैसला मौजूद था तो वजीर खजाना ने हिम्मत कैसे कर ली कि कोई चीज स्ट्रेटेजिक नहीं होती, कोई चीज अहम नहीं होती, हम सब कुछ बेच देंगे। अरे भाई कैसे आप बेच देंगे? एक पार्लियामेंट है, एक वजारत दफा बैठी है, फिर तो अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब को मैं सलाम करता हूँ, उन्होंने उसको रद्द कर दिया और ये कहा नहीं हसास से नहीं बेचे जाएंगे, मगर उनको पूछा। दूसरी बात, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जो मुनाफे बख्श हैं उनको भी बेचेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्यों बेचेंगे? क्या स्टेट लाइफ ने पाकिस्तान में पिछले 3 वर्षों में रिकॉर्ड मुनाफा नहीं कमाया? क्या जितना रिकॉर्ड मुनाफा स्टेट लाइफ ने बढ़ाया है पाकिस्तान में किसी प्राइवेट इदारे ने बढ़ाया है ईमानदारी से? तो मैं ये कहता हूँ अगर अच्छे काम एक अदारा कर रहा है, हमें PSO की जरूरत है,
अगर PSO नहीं हो और उसे आप निष्कारी कर दे, खुदा ना खास्ता जंगी हालात हो जाए, हमें पता है कि 65 की जंग हुई थी तो तमाम मार्केट कहा कि हम तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो ईरान हमारा भाई था, उसने हमें तेल दे दिया, वरना तो हम जंग नहीं लड़ सकते थे। तो हमने ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। सबका टाइम है, वैसे तो हमें आपके साथ हेल्दी वेल्दी रेसिपीज जो है वो शेयर करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली मैं जरा अगर अनवर आपसे पूछूं कि अगर आपको कभी, वैसे भी आप पराठे थोड़े कम ही खाते हैं, लेकिन कभी आपको कोई डीजल वाला पराठा या पेट्रोल वाला पराठा ऑफर करे तो खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा किसी सूरत भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा डेंजरस भी है और एक जो भी एक सबसे बुरा काम वो आपके अपने साथ कर सकते हैं वो यही हो सकता है, जो कि हिंदुस्तान में किया जा रहा है। और वहां पर पेट्रोल और डीजल वाला ये जो पराठा है वो हाथों हाथ बिक रहा है, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। अब ये समझ से बाहर है कि वहां इस पर एक्शन नहीं लिया जाता, या वहां ये अलाउड है, वहां ये लीगल है, क्योंकि ये साहब कह रहे हैं कि ये 35 साल से ये पराठा बेच रहे हैं और लोगों का जो रश है वो इनकी दुकान पर लगा रहता है। और कहते हैं कि इतना पकाता हूँ मैं पराठे को, और वैसे भी देखे कितना काला हो चुका है ये जो भी डीजल डाल रहा है या पेट्रोल डाल रहा है, अब की कचौरी नुमा उसका जायका फील होता है, वो इतना क्रिस्पी हो जाता है और लोग उसे बड़ा पसंद भी करते हैं। और मैं दूसरा ये भी हैरान हो रही हूँ कि देखिए नीचे जल रही है आग, ऊपर डाल रहे हैं आप डीजल, और अगर वाकई ये है तो वहां पे खुदा ना खास तो कोई ब्लास्ट या कोई भी आतिशबाजी का वाकया कैसे नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो ये और बड़े फखरिया अंदाज में ये बताया जा रहा है, और जो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो रिसाइकलिंग रीयूज, वो उस तरह का जो ऑयल है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो बताया जा रहा है खुसूसी तौर पर, और जो लोग वहां पर मौजूद हैं ये जानते हुए, ये समझते हुए वो इसको खा रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं, और उन्हें कोई मसला नहीं है इससे। वहाँ की जो अथॉरिटीज शायद मौजूद हैं उन्हें भी इससे कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हमारी अथॉरिटीज बहुत ज्यादा एक्टिव है, और वो किस तरीके से एक्टिव है वो हम जब प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो अपने व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे, और जो जिस अथॉरिटी का हम जिक्र करें वो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भी। चले तारुफ उनका करवा देते हैं। बिल्कुल, तारुफ करवाते जाते हैं। आसिम जावेद साहब हैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी, उनसे हम ब्रेक के बाद इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे कि उनमें जो इस तरह के इश्यूज हैं उनसे किस तरह से वो नबर्द आजमा हो रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अपने उस मेहमान की तरफ बढ़ते हैं जिसका तारुफ हमने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले करवाया था, लेकिन आज हमने बुलाया उन्हें किस लिए है इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अशिया खुर्रनोश में मिलावट एक मौशरती बुराई होने के लिहाज से भी बहुत संगीन है और यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ा जुर्म है। मगर हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि ये मजबूम और शर्मनाक काम अरसे दराज से जारी रहता है, और फिर उसके में हम देखते हैं कि इस हद तक मामला जो है वो बिगड़ चुका है कि इंफरादी सतह पर अंजाम दिया जाने वाला ये बदतरीन फेल अब सनती सतह पर भी परवान चल रहा है। तो ऐसे में बड़े बड़े सनती इदारों की मसनूआत जो कभी खालिस अज्जा पर मुश्तमिल हुआ करती थी उनमें भी अब मिलावट की जा रही है और मार्केटों में खुलेआम बेचा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक आम सार्फ को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि जो चीज़ वो खरीद रहा है वो असल है या फिर जाली है। उसमें 2 नंबर और मिलावटशुदा अज्जा तो शामिल नहीं है। पूरे मुल्क के बाज़ारों और मार्केटों में हम देख रहे हैं कि मिलावटशुदा जाली अशिया से भरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन मिलावटशुदा अशिया खुर्रनोश का मामला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जहां हम दूध, दही, तेल, घी और गोश्त से लेकर खाने पीने की तैयार अशिया तक शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो जो कि मिलावटशुदा ना हो। डेली बेसिस पर केसेस भी रिपोर्ट होते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से एक्शन भी इस पर लिया जाता है। इसके साथ साथ पंजाब फूड अथॉरिटी ख़वातीन की सेहत के हवाले से प्रोग्राम शुरू करने भी जा रही है। इस अहम प्रोग्राम के बारे में भी हम डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले जो प्रोग्राम ख़वातीन की सेहत के मुताल्लिक़ कर रहे हैं उस हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक जो ख़वातीन की हेल्थ है वो एक अलार्मिंग मैं उसको कहूँगा कि उसके स्टैट्स सामने आ रहे हैं। तकरीबन पाकिस्तान में 53% ख़वातीन ऐसी हैं जो अनेमिक हैं, मींस के आयरन की कमी का शिकार हैं। 73% ख़वातीन ऐसी हैं जो कैल्शियम या विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। 36% ख़वातीन जो हैं इस सर्वे के मुताबिक विटामिन ए की कमी का शिकार हैं। इसी तरह से 29% ख़वातीन ऐसी हैं कि जो अंडरवेट हैं और 18% ख़वातीन ऐसी हैं जो ओवरवेट हैं।
अब इशू क्या है? इशू ये है कि हम बच्चियों को, गर्ल्स को, जो कि स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसी डाइटरी इनटेक नहीं दे रहे जिसकी वजह से उनमें विटामिन डी की कमी भी आ रही है, विटामिन ए की कमी भी आ रही है, इसी तरह से आयरन की डेफिशिएंसी आ रही है, और इसी तरह के मल्टीपल इश्यूज जो है ना वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो ईट हेल्दी वीमेन कैंपेन का आगाज़ पंजाब फूड अथॉरिटी इसी महीने में उसको लॉन्च हम कर रहे हैं। उसका मकसद बेसिकली यही है कि एक अवेयरनेस प्रोवाइड करना, हम स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस और गर्ल्स की यूनिवर्सिटीज़ में जाके, ठीक है, उनकी एक तो न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग करेंगे और वॉलंटियर्स की ब्लड स्क्रीनिंग करेंगे, और उससे एक केस डिटरमिन हो जाएगा कि इन एज ग्रुप्स में, ख़वातीन के या गर्ल्स के एज ग्रुप्स में क्या इश्यूज आ रहे हैं, नंबर वन। उसके अलावा हम जो है वो आगाही के हवाले से लिटरेचर जो है, एक तो लिटरेचर होगा कि वो पैम्फलेट्स की शक्ल में है, वो उनको बता देगा कि आप विटामिन ए जो है वो कौन कौन से सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, डी कौन से सोर्सेज से ले सकते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी को कहाँ से पूरा किया जा सकता है। और उसके अलावा हम हर ख़वातीन के हर एज ग्रुप के हवाले से एक जो है बुकलेट बनाएंगे जिसके अंदर जो है ना वो तमाम जो इंस्ट्रक्शंस वो ऐड होंगी, उसमें रेसिपीज भी ऐड होंगी, उनके अंदर अल्टरनेट्स, एक तो मेजर या प्राइमरी सोर्सेज ऑफ ऑल दीज विटामिन्स एंड मिनरल्स, और उसके अलावा उनके अल्टरनेट सोर्सेज का भी उसके अंदर जो है ना। तो नहीं, तो बहुत अच्छी बात है कि वो ख़वातीन जो कि उम्र के बड़े हिस्से में आके डाइट कॉन्शियस होती हैं, उनको स्कूल गोइंग लाइफ से ही पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है। अच्छा, मीनवाइल मिलावट के हवाले से अगर हम लोग बात करें, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म क्या कानूनी तौर पर देखा जाए, हमारे तो दीन में भी इसकी ममानियत है, लेकिन ये बताएगा आसिम साहब कि इस वक्त पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में, कितने बड़े पैमाने पर कौन कौन सी खुराक ऐसी है कि जहाँ पर मिलावट पाई जा रही है? देखिए, जैसे आपने खुद ही बताया कि हमारे दीन में भी ये इस बात की मान्यत है, बल्कि हदीस पाक है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। अब अगर इसकी लॉजिक को समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो जो मिलावट करने वाला है वो किसी इंसान का दुश्मन नहीं है, वो समाज का दुश्मन है। अगर आपको किसी इंसान से दुश्मनी है तो वो कोई इतना इशू नहीं होता, आपस में कुछ ना कुछ नाराजगियाँ या दुश्मनियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपको वो कुरान पाक में भी आता है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने सारी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। मीनिंग देयर बाय कि अगर आप इंसान को ज़िंदगी देते हो, उसके लिए बेहतरी का काम करते, तो उसका जो है ना वो इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी को होता है। इसी तरह से मिलावट को जो है ना इतना मना क्यों किया गया कि पूरी सोसाइटी उससे इम्पैक्ट होती है। वो क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल नहीं है, क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी है मिलावट करना, नंबर वन। जहाँ तक पंजाब फूड अथॉरिटी, मैं ये कहूँगा कि हम ये हमारा ये एक मिशन है और हम इसको ऑफिशियल ड्यूटी से ज़्यादा एक सोशल और मॉरल ऑब्लिगेशन भी समझते हैं कि हमने लोगों को मिलावट से बचाना है। अगर हम पिछले 4.5 माह 1 जनवरी से लेकर आज तक की स्टैट्स का तज्जिया करें तो हमारी जो फूड सेफ्टी की टीम्स हैं उन्होंने 2023 के मुकाबले में हमारी इंस्पेक्शंस में 70% इजाफा हुआ, और हमने जो है वो फाइन्स तकरीबन 90% ज़्यादा पिछले साल की सबसे ज़्यादा आपने केस किस नौयत के पकड़े हैं, मतलब गोश्त में पकड़े, दूध में पकड़े, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर एक आइटम की एक अपनी इंटेंसिटी है, उसके साथ जो हेल्थ हैजर्ड्स जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि हम पिछले 4.5 माह के अंदर 1 लाख किलोग्राम से ज़्यादा मुज़र सेहत गोश्त को तलफ कर चुके हैं, और उस गोश्त के अंदर बीमार मुर्गी का भी गोश्त शामिल है, मरी हुई मुर्गी का गोश्त भी शामिल है। उन लोगों के खिलाफ आसिम साहब क्या कार्रवाई फिर की जाती है जो पकड़े जा रहे हैं? अगर 1 लाख किलोग्राम आप कह रहे हैं तो उनको जुर्माने किए जा रहे हैं, उनको सजाएं हो रही हैं, मैक्सिमम क्या सजा है उनके लिए? देखिए, उनके लिए हमारे कानून के मुताबिक तो 5 साल की जो है वो सज़ा है पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के मुताबिक, लेकिन वो सज़ा को कोर्ट ने जो है वो देना होता है, ठीक है। और ये बड़ी एक मेरे लिए भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी परेशानी की बात है
कि पंजाब फूड अथॉरिटी के जो केसेस हैं उनमें कन्विक्शन का रेट जो है वो 5% है। ये मैं फैक्ट बयान कर रहा हूँ विदाउट नेमिंग एनी इंस्टीट्यूशन कि उनका किस तरह से है। कोर्ट्स को खुदारा इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो शख्स सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम करता है, हम बड़ी मेहनत के साथ हम रातों को भी रेड करते हैं, हम सर्दियों में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे भी हम जो है ना इस तरह के स्लॉटर हाउसेज और ऐसे जहाँ पे मुर्दा मुर्गियों का काम हो रहा होता है वहाँ पे जाके रेड्स करते हैं, पुलिस की मदद से भी रेड्स करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट से उनको फौरी तौर पर बेल मिल जाती है। ठीक है। तो और ना ही उनका वो कन्विक्शन रेट जो जैसे होना चाहिए। अगर किसी को ये पता चल जाए कि मैंने मिलावट की तो मुझे कम से कम जो है ना वो 10 साल की सजा हो जानी है, ठीक है, तो उसके बाद वो मिलावट नहीं करेगा। ठीक है। वो फौरी तौर पे कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है और उसके बाद जो है ना दोबारा से वही काम करना है। शासन साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि जरा क्विकली आपने इस पर बताना है कि अगर मैं या अनवार बाजार जाकर दूध ले रहे हैं या गोश्त खरीद रहे हैं, आप हमें ये बता दें कि ये चेक कर ले और इस तरह से चेक कर लें और उसके बाद आपने दूध या गोश्त खरीदना है। गोश्त के हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले नंबर पे तो जब भी ब्रायलर चिकन या चिकन लें तो अपने सामने उसको ज़िबा करवाएं। ठीक है। हेल्दी जो चिकन है उसकी पहचान ये है कि वो लाइट पिंकिश होगा। अच्छा। लाइट पिंकिश, येलोश से लाइट पिंकिश की उसकी टोन होगी। अगर वो रेडिश टोन में जा रहा है या ब्लैकिश रेड में जा रहा है, ठीक है, तो वो आप ये समझें कि वो किसी बीमार जानवर का गोश्त है और वो मुजरे सेहत है। ये भी हो सकता है कि वो मुर्दा का जो है ना वो गोश्त हो। तो इस वजह से पहली चीज़ ये। दूसरा ये जो हेल्दी बर्ड होता है वो 1.5 kg से लेकर 3 kg के दरमियान होता है। 1.5 kg से 3 kg का परिंदा हेल्दी बर्ड है। अगर वो 1 kg से कम है, फॉर दैट मैटर 1.2 kg से अगर कम है, तो वो जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके बकौल उसको कोई ना कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसा छोटा चिकन लेने से भी अवॉइड करें और उसकी रंगत को भी देखें। ठीक है। अगर वो येलोइश पिंकिश टोन में आता है तो उसको लें, अगर रेडिश में आता है तो वो नहीं लें। तो यही आप बीफ या मटन के बारे में भी बीफ या मटन के हवाले से ये है कि बीफ और मटन, क्योंकि इसको हम रेड मीट कहते हैं, ठीक है, तो इसको रेड होना चाहिए। अगर ये रेड से ब्लैकिश की तरफ जा रहा है या रेड से जो है ना वो ग्रीनिश की तरफ जा रहा है, ग्रीनिश की उसमें टच आ रहा है, तो वो हेल्दी नहीं होगा। ठीक है। ये हो सकता है कि वो मतलब ज़्यादा देर से उसको स्टोर किया गया हो या उसकी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से सही मेजर्स ना लिए गए हों, और ये भी हो सकता है कि वो किसी लागत या बीमार जानवर का हो। ठीक है। दूध के हवाले से तो जो है ना एट द फेस ऑफ इट मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें कि आपको कोई ईमानदार गवाला मिल जाए सबसे पहली बात, क्योंकि ये देखें ये बेसिकली एक चीज़ होती है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल इसकी सोसाइटी अगर ऐसे गवालों का बाइकआउट कर दे या ऐसे लोगों का बाइकआउट कर दे कि जो मिलावट का काम कर रहे हैं, तो वो खुद ही जो है ना वो हो जाए, मतलब जो है ना वो इस काम से पीछे की तरफ हो जाएंगे। जैसे अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है, जो ठेले हैं, जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाकर लोग अपना कारोबार खाने पीने का कर रहे हैं। किसी को अगर कंप्लेन है, किसी बड़े होटल के हवाले से कंप्लेन है किसी भी आम शख्स को, तो वो फिर पंजाब फूड अथॉरिटी से किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है, अपनी कंप्लेन किस तरह से रजिस्टर करवा सकता है? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी का टोल फ्री नंबर है 1223, उसके ऊपर हम कंप्लेंट्स को रिसीव करते हैं, उनका तदारुक करते हैं और उसकी वीकली बेसिस के ऊपर मैं खुद उसकी जो है ना वो एक मीटिंग करके उन सब का फीडबैक जो है वो लेता हूं और नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस भी जारी करता हूं। और ऑन अ वेरी लाइटर नोट, मेरा एक सवाल ये, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हम 3-3 ढाई हज़ार रुपए देते हैं, इतना सा खाना आता है पूरी प्लेट में, उसका क्या करना है? वहां पे किसको कंप्लेन करनी है? देखिए, ये तो जो है ना रेट्स के हवाले से तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके रेट्स को फिक्स करती है, और असल चीज़ जो है अगर रेट जो भी हो, अगर खालिस चीज़ मिल रही होगी तो लोग जाएंगे। और हम इसके लिए अपने एक्ट में भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, स्टार रेटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। वो ये होगा कि जो लोग, फॉर एग्जांपल उसके सेलियन फीचर्स बता देता हूँ, कि जो फूड वेस्टेज को काम करते हैं, जिनके किचन की हाइजीन अच्छी है, जिनको प्रीवियस इंस्पेक्शंस में अच्छे जो है ना वो मतलब मार्क्स मिले हैं, या जिनके ऊपर EPO नहीं हुआ, फाइन नहीं हुआ, उनको जो है वो हम क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो है ना वो एक रेटिंग जारी किया करेंगे। वो रेटिंग जो है ना वो एक ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट वे में की जाएगी। और फिर मैं ये समझता हूँ कि
जब लोगों को पता होगा कि ये A+ कैटेगरी में ये रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, पिछले 3 माह की रेटिंग के मुताबिक, तो लोगों का ट्रेंड जो है उसकी तरफ ज़्यादा होगा और यही चीज़ हम उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। और हम इसमें ये भी करने वाले हैं कि जो बेस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेस्टोरेंट होगा अपनी कैटेगरी में, क्योंकि फूड की अपनी अपनी कैटेगरीज हमने लाइसेंस की जारी की होती हैं, तो उनमें हम उनको एक तो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी देंगे और कुछ उनको कैश रिवार्ड भी जो है वो देंगे, ताकि एक उनको पता चले कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको एनकरेज फूड अथॉरिटी कर रही है और फिर आवाम का ट्रेंड भी उसकी तरफ जो है ना वो खुद बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी जिस तरह से बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं या जो छोटे हम ढाबों की बात करें, वहां पर जितने भी स्टाफ मौजूद हैं उनका मेडिकल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी कोई सख्ती की गई है? देखिए, कुछ टाइम पहले हमने ईट सेफ कैंपेन जो है वो स्टार्ट की थी। ईट सेफ कैंपेन बेसिकली उसका मकसद यही था कि जो ढाबाज हैं या छोटे फूड पॉइंट्स हैं उनमें एक तो स्पेशल लाइसेंस हम जारी कर रहे हैं, उनकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं और इसी तरह से उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और एक बड़ा ही सादा सा लिटरेचर वो हर रेस्टोरेंट में आवेजा होगा, उसके ऊपर जो इंतहाई ज़रूरी हिदायत हैं कि हाइजीन के हवाले से, स्टोरिंग के हवाले से, कुकिंग के हवाले से और फूड वेस्ट की डिस्पोजल के हवाले से 12 से 14 हिदायत जो हैं वो लिखी हुई होंगी और उनको पता होगा कि हमने ये काम करना है, ताकि वो भी हम ये देखें, इसको कहते हैं सेक्टोरल अपलिफ्ट, कि जो लोअर टियर पे काम कर रहा है जिसकी इन्वेस्टमेंट है वो भी अपने आप को अपग्रेड करके इस लेवल पे ले आए कि जो स्टूडेंट या लेबरर्स या जो है ना जो भी शख्स वहां से खाना खा रहे हैं तो वो एक तसल्ली के साथ खाना खाएंगे कि ये मतलब फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। तेरा शुक्रिया पागल बना देते, चन्ना तेरा शुक्रिया वादा भुला देते हैं, वादा भुला देते, चन्ना तेरा शुक्रिया पागल बना देते, चन्ना तेरा शुक्रिया पागल बना देते। हो लग के किसे देना में मेरे खिलाफ भावे, मेरे खिलाफ भावे, फैसला सुना देते, चन्ना तेरा शुक्रिया फैसला सुना देते, चन्ना तेरा शुक्रिया वादा भुला देते हैं, वादा भुला देते, चन्ना तेरा शुक्रिया पागल बना देते। हसदा ना वेख सगयो, वसदा ना वेख सगयो, वसदा ना वेख सगयो, यकदम रुवा देते, चन्ना तेरा शुक्रिया यकदम रुवा देते, चन्ना तेरा शुक्रिया वादा भुला देते हैं,
वाह, जबरदस्त, बहुत खूब। फोक सिंगर तनवीर अंजुम ने हमें आज स्टूडियोज में ज्वाइन किया है और पंजाब के जो फोक गीत हैं वो ही पंजाब की पहचान है। बहुत लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं और मिलियंस में जो इनकी वीडियोस हैं वो हम देखते हैं कि YouTube और ये जो गाना अभी इन्होंने गुनगुनाया वो जी। मिलियंस में लोगों के व्यूज हैं, तो देख लीजिए कि लोग अभी भी फोक सिंगिंग को किस हद तक पसंद करते हैं। तनवीर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और चूंकि मियां वाली से आपका ताल्लुक है तो वहां पर ज्यादातर लोग सराइकी गीतों को गाना पसंद करते हैं, लेकिन आपने कहा कि आप, जब ब्रेक में हमारी बात हो रही थी कि आपने मेहदी हसन को भी बहुत गाया है, बहुत सुनते हैं, तो आपका रुझान किस तरफ है ज्यादा? बेसिकली तो हमारी जो लैंग्वेज है वो एक सराइकी है, सराइकी बेल्ट से हैं हम। मतलब स्टार्ट भी हमारा जो सिंगिंग का हुआ था वो सराइकी से हुआ था, बट बाद में मुझे इस तरह की शौक़ थी कि मैं एक बड़े आर्टिस्ट को सुनूं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुना है मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली खान साहब को, और हमारे लेजेंड के साथ साथ हमें ये भी बहुत कुछ मिलता है कि हमें उनसे कुछ सुनने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत सुनता हूँ मैं। तो कब से गा रहे हैं आप, कितना अरसा हो चुका है? जी, मेरा स्टार्ट म्यूज़िक में 1996 से हुआ था, मैंने स्टार्ट किया था। मैंने शागिर्दी जब की थी अपने म्यूज़िक टीचर से तो 1996 से मैंने की थी। ठीक है, लेकिन ये सराइकी का एक जब हम ट्रेंड देख रहे हैं वो हमारे भी यहाँ पर जो सिंगर्स मौजूद हैं, जैसे अली जफर ने भी अभी एक ट्रैक गाया है सराइकी से रिलेटेड, तो सराइकी गाने बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल, लोग अब उसको फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर। जी 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 बिल्कुल। क्या इसकी वजह है? वो जो एक मिठास है सराइकी जुबान में, वो वजह आप समझते हैं? जी बिल्कुल, मिठास भी है सराइकी ज़ुबान में, और वैसे सराइकी अब इतनी प्रमोट हो चुकी है कि आउट ऑफ कंट्री भी जो सिंगर्स मतलब काफ़ी सराइकी बेल्ट से जा रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस सुनी जा रही है। आउट ऑफ कंट्रीज में भी सराइकी बेल्ट को इतना प्रमोट किया गया है कि अब जिधर भी सुनते हैं, हमारे काफ़ी मतलब सिटीज़ में शो होते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, तो वहाँ पे हमें ये लगता है कि हम वहाँ पे शो करने जा रहे हैं तो हमें उर्दू की फरमाइश पड़ेगी, बट हम 2-3 घंटे का कंसर्ट्स करते हैं तो ज़्यादातर मतलब सराइकी सुनी जाती है, सराइकी का ही कहा जाता है। अच्छा, हमने देखा है कि आप अभी भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले हमें कि जब आप लोग सराइकी गाने परफॉर्म करते हैं तो हमने कहा ना कि आपने क्या बाहर भी कुछ शोज़ किया, आपने कहा कि वहीं पर ही मियाँ वाली और मुल्तान वाली साइड पर ही हम लोगों को इतना सुना जाता है कि हम लोगों के लिए उन शहरों से बाहर निकलना ही या डेट्स लेने ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, तो किस हद तक लोगों का रुझान है वहां पर, किस किस्म के इवेंट्स होते हैं? क्योंकि हमने देखा वहां पे एक वडेरा कल्चर है, वहां पर एक अपना ही जरगा सिस्टम भी होता है और कुछ इस तरह के पंचायती मामलात भी होते हैं, तो किस किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं उधर? देखें जी, ये कि पंजाब, पूरे पंजाब में जो इवेंट्स होते हैं जिस आर्टिस्ट के भी होते हैं, सराइकी बेल्ट हो या मतलब उर्दू सिंगिंग करने वाले हों, तो वहाँ पे जो माहौल होता है गैदरिंग का, शादी ब्याह होते हैं तो वहाँ पे ओपन स्टेज का एक निज़ाम होता है, सराइकी सिंगर को वो बुलाते हैं और मतलब वडेरों के साथ साथ यंग जनरेशन के साथ साथ वडेरे भी इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं और वो एंजॉय करते हैं ऐसे शोज़ को वो। ठीक है। अच्छा, जो सराइकी सिंगर्स हैं बहुत सारे हैं और बहुत सारे सराइकी सिंगर्स बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, आप क्या समझते हैं, आपको उनसे कौन सी चीज़ अलग करती है, आपकी खुसूसी पहचान आप क्या समझते हैं क्या है? देखें जी कि जो सराइकी बेल्ट में जितने भी नामवर सिंगर हैं, मतलब सराइकी बेल्ट को जिसने प्रमोट किया है वो अताउल्लाह खान इस्साकली साहब हैं, जिन्होंने सराइकी को पूरे वर्ल्ड में एक नाम दिया। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो भी नाम आया वो तकरीबन ही हमारी मियाँ वाली से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब जो बड़े बड़े स्टार उभरे हैं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए शराफत अली खान बलोच साहब, वो भी एक बहुत सुरीले आर्टिस्ट थे, माई आइडियल सिंगर थे वो। तो जो सराइकी बेल्ट से मतलब जितने भी नॉमिनेट सिंगर हैं उनसे, लेजेंड से, वो भी लेजेंड है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा तनवीर साहब, बार बार ना हमारे पीसीआर से एक फरमाइश आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि तनवीर साहब की गुफ्तगू तो हम सुन ही रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हम उन्हें जितना उनके गाने सुन सकते हैं सुने, तो हमारी भी रिक्वेस्ट आपसे ताकि हम अपने व्यूअर्स को सुनवा सकें कि वाकई 1-2 लाइन अभी सुना दें, फिर जाते जाते भी एक और गाना भी आपसे सुनेंगे। जी ओके, मैं सुना देता हूँ।
मैं एक काफ़ी पेश कर रहा हूँ। उच्चियां लंबियां सब्ज खजूरा पत्थर जिना दे सावे, जिस दम नाल प्रीत असाडी सानू ओ दम नजर नया जानी रात रे पोसादा खुदाई मतवल वल वल मतवल न टकरूं मतवल न टकरूं जिंदड़ी परइए जानी रात रे पोसादा माने गिल वे माने गिल माने गिल माने गिल एक पोए थाई कसम खुदा दी सिक दिया ने बाही मनता मैं मनिया वे मनता मैं मनिया पीरा पुजाइए जानी रात रह पो वाह, जबरदस्त। तनवीर साहब,